नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बदलाव की मांग करता दहेज कानून। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों में प्राय बिना किसी साक्ष्य के ही पुरुषों को शोषक मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आकलन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाने के लिए लाए गए दहेज निषेध अधिनियम के दुरुपयोग पर उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर चिंता और गहरी चिंता जताई है। बीते सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी काफी बढ़ गई है। विवाह संस्था को लेकर अब पहले से ही अधिक असंतोष और टकराव बनने लगे हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत झगड़े के चलते पति और उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498A यानी दहेज प्रताड़ना में दंड के प्राविधानों का हथियार की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बीते दशकों में देश के विभिन्न अदालतों ने 498A के दुरुपयोग के लेकर तीखी टिप्पणियां भी की है। अमरजीत कौर और अन्य बनाम जसविंदर कौर और अन्य 2010 मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा 498A के प्राविधानों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अब आम बात हो गई है। पति को परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके रिश्तेदारों को इस प्राविधान के तहत फंसाया जाए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पति के शैय्याग्रस्त दादा दादी हों या दशकों से विदेश में रहने वाले रिश्तेदार। इस तथ्य को की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों में अमूमन बिना किसी सबूत के पुरुषों का शोषक मान लिया जाता है। इस धारणा को निरंतर विस्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। महिलाएं क्रोध, ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव से मुक्त हैं। 498A कानून के वास्तविक पालन की सबसे बड़ी चुनौती वे दांवपेच है जो स्वार्थ सिद्धि के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। दहेज और स्त्री धन उपहार के मध्य महीन रेखा कब मिट जाती है, इसे सुलझाना सहज भी नहीं है। वैवाहिक जीवन में जब तक सौहार्द है तब तक लड़की को दिया धन उपहार होता है, परंतु पारिवारिक कड़वाहट के उपजते ही यकायक उपहार दहेज की परिवर्तित संज्ञा धारण कर लेता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जब दहेज देना अपराध है तो लड़की के परिवार के सदस्य क्या उस परिवार के अपराध के समान के रूप में भागीदार नहीं हो जाते जिसने दहेज लिया है। एक गंभीर प्रश्न यह भी है कि दहेज के अधिकांश मामलों में यह देखने में आता है कि साधारण परिवार से संबंध रखने वाले भी लाखों और करोड़ों रुपए में दहेज देने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि वे इस सत्य से परिचित हैं कि जितनी अधिक राशि का उल्लेख किया जाएगा मामला उतना ही संगीन बनेगा। इस संदर्भ में 23 फरवरी 2007 को श्रीमती नीरा सिंह बनाम राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंध में न्यायालय का वक्तव्य उल्लेखनीय है। न्यायालय ने कहा था कि दहेज की मांग के बावजूद बालिग और शिक्षित महिला अगर उस व्यक्ति से शादी करती है तो वह और उसका परिवार दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध में भागीदार बन जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि अब समय आ गया है कि आंदोलनों के इस तरह के धन के स्रोत की जानकारी देने और आयकर रिटर्न से आय के सत्यापन पर जोर देनी चाहिए। न्यायालय ने पुलिस को भी हिदायत दी थी कि उसे दहेज निषेध अधिनियम के तहत नियमों की पालना पर जोर देना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दहेज देने के संबंध में अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान स्वयं लेना चाहिए। न्यायालय के इन आदेशों को अगर अमली जामा पहनाया गया होता
तो कई परिवार बेकसूर होते हुए भी सलाखों के पीछे बंद नहीं होते। दहेज देने के संबंध में निर्देशों पर पुलिस प्रशासन सामान्यतः चुप्पी साधे रखता है। ऐसे मामले उंगलियों पर गिने नहीं जा सकते। जहां दहेज देने के अपराध में पुलिस ने शिकायत दर्ज की हो, ऐसा भी तभी हो पाया है जब न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। नवंबर 2008 में नामित बनाम आरसी मामले में नोएडा की एक अदालत ने पुलिस को दहेज देने के आरोप में एक महिला और उसके माता पिता के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया था। सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि झूठे आरोपों में फंसे लड़के और उसके परिवार के सदस्यों वर्षों तक जेल में न्याय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2010 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मुकदमे में बरी होने पर भी अपमान के गहरे दागों को मिटाया नहीं जा सकता। इन शिकायतों की एक बड़ी संख्या ने न केवल अदालतों पर बोझ बढ़ा दिया है, बल्कि सामाजिक अशांति भी उत्पन्न की है। यह उचित समय है कि विधायिका को व्यवहारिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानून में उपयुक्त बदलाव करने चाहिए, परंतु दुखद पहलू यह है कि एक दशक बीत जाने पर भी ऐसा नहीं हो पाया है। 498 के दुरुपयोग का एक बड़ा कारण यह भी है कि दहेज देने के आरोप लगाने वाले इस भय से मुक्त हैं कि उनका असत्य न्यायालय के समक्ष आने पर भी उन पर आपराधिक या दंडात्मक कार्रवाई होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज एक चिरस्थायी और निर्जीव वस्तु नहीं है, अपितु वह तो निरंतर परिवर्तन होने वाली सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि बदलते सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य के अनुरूप दशकों पुराने निर्मित कानूनों में बदलाव हो, अन्यथा समाज में बिखराव बढ़ेगा और विवाह के साथ परिवार संस्था भी कमजोर होगी। आज ये विवाह संस्था के नाम पर जो कानून बना है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार अछूता होगा। सभी किसी न किसी रूप में कानून के शिकार हो रहे हैं और सलाखों के पीछे निर्दोष अपनी बदहाली को रो रहे हैं। उम्र का बंधन नहीं है। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति को पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देती है। नवजात शिशु को माता के साथ साथ सलाखों के पीछे डाल देती है। ऐसे कानून का क्या फायदा, जबकि कहा गया है कि 100 निर्दोष 100 मुजरिम बच जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये एक सोचनीय प्रश्न है, ये एक चिंतन का विषय है। इस और कानून के रखवाले लोगों को ध्यान देना होगा। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। इस समाचार के लेखक हैं समाज शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर रितु सारस्वत। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।